हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। राष्ट्रीय घटनाएं चैप्टर 1 में हम लोग कर लिए थे। आज चैप्टर 2 करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। घटना सार में जो राष्ट्रीय घटनाएं थी उनको तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पूरा कर लिया था। यहाँ पे जो शेष लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा मटेरियल है आप लोगों के लिए। दृष्टि IAS कोचिंग का जो राष्ट्रीय घटनाओं का कंपाइलेशन है ये उसी की सिनॉप्सिस है, उसी के हैंड रिटन नोट्स हैं। कुछ दिन पहले सिनॉप्सिस बनाई थी तो सोचा घटना सार के ही साथ कर लेते हैं इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं पढ़ेंगे वो हम लोग घटना सार का ही पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो पहले इसको कर लेते हैं, शेष वाले को। चलिए, इनकी सिनॉप्सिस मैंने लास्ट पेजेस में डाली है, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको करने के बाद फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, बट आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा। पहला टॉपिक है उजाला योजना। उजाला यानी उन्नत ज्योति वाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। आपको ध्यान क्या रखना है, ये अफोर्डेबल LED से संबंधित है। इसके अभी हाल ही में 7 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था। 2015, आप लोग याद रखें। ये सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में है। 37 करोड़ LED अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और इससे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 3.86 करोड़ उत्सर्जन कम हुआ है कार्बन का। तो हम लोग SDG पढ़ते रहते हैं, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, गोल नंबर 7 पे। गोल नंबर 7 का ये काम हुआ है। गोल नंबर 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ LED वितरित किए गए, फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं उसको स्टार मार्क कर दूंगा। इस योजना की 7th एनिवर्सरी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, ये किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर इसको कब लॉन्च किया गया था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। LED का जो हम लोग घरेलू विनिर्माण करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे 1 लाख प्रतिमाएँ, अब जाके 40 मिलियन प्रतिमाएँ कर रहे हैं। 40 मिलियन समझ रहे हैं, 4 करोड़ पर मंथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ह्यूज डिफरेंस है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। नेक्स्ट कीजिए, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। इसको पॉस एक्ट भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पॉस एक्ट किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए वीमेन हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट से। ये एक्ट कब का है, 2013 का। इंग्लिश टर्म्स में मैं साथ में लिखा हूँ, इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। सी बॉक्स न्यूज में रहता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, इसके बारे में जानते होंगे। हर एक कंपनी को, हर एक संस्था को, हर एक वर्क प्लेस जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही हैं, उन सभी संस्थाओं को सी बॉक्स रखना अनिवार्य है। ये एक तरह से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सी कमेटी है, GS वर्मा कमेटी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में देख लीजिए। अभी तक सांसद अपने चुनावी क्षेत्र में 54 लाख से 70 लाख तक खर्च कर सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। 70 से 95 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पूछा जा चुका है, तो ये तो सांसद वाली बात हो गई थी। अब हम लोग विधायकों का देख लेते हैं। MLA के लिए कितना लिमिट है, पहले 20 से 28 लाख था, अब 28 से 40 लाख कर दिया। तो एटलीस्ट हम लोग मैक्सिमम याद रखें, 95 लाख सांसद के लिए और 40 लाख MLA के लिए, विधायक के लिए। ये तो ऑफिशियल है, बाकी कितना खर्च करते हैं लोग वो सब जानते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये 1951 का है। अगर ईयर पूछा जाए तो बता देना। MP और MLA अगर इस लिमिट से ज़्यादा खर्च करेंगे तो 3 साल की सज़ा है। इलेक्शन के खर्चे को लेकर एक कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कमेटियाँ मैचिंग में पूछ लेता है, 3-4 कमेटियाँ लिख देता है, उनका पर्पज लिख देता है। ईयर बहुत कम चांस होता है कि ईयर पूछे, पर्पज पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC, ये न्यूज़ में किस लिए था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि GEC का चरण 2 अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है, यूपी में लागू हो गया है। अगर पूछा जाए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में अभी हाल ही में किस राज्य को जोड़ा गया, तो यूपी याद रखना। ठीक है, चरण 1 पहले से चल रहा है, फेज़ 1 पहले से चल रहा है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को ये देखना। ग्रीन एनर्जी से संबंधित जो इनिशिएटिव हैं पहले हैं वो हम लोग जानते हैं। हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ते रहते हैं। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेशनल सोलर मिशन भी चल रहा है। PM कुसुम भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। अटल ज्योति योजना चल रही है। सूर्य मित्र चल रहा है। सोलर पार्क, रूफटॉप, हाइड्रोजन एनेबल्ड व्हीकल, ये सब ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है आजकल, तो हमेशा ही चर्चा में रहता है। समान नागरिक संहिता, हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 में UCC है। चूँकि आर्टिकल 44 क्या है, ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये चैलेंजेबल नहीं होते। यहाँ पे सिविल कोड को
यूनिफॉर्म बनाने की बात की जाती है। जैसे सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के जो अधिकार हैं, इन सभी में यूनिफॉर्मिटी एक रूपता। क्लियर है? डीबीएसपी चैलेंजेबल नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 44 याद रखें और आर्टिकल 37 याद रखें। क्लियर है? चलिए, इंडिया स्किल्स 2021 में सबसे अच्छी पोजीशन उड़ीसा की है। आइए नेक्स्ट कीजिए। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। कृष्णा रिवर का पानी कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 4 स्टेट में फ्लो होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि ये डिस्प्यूट कितने राज्यों का है, तब भी ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन आपको केरल भी डाल देगा, तो केरल नहीं है, या फिर तमिलनाडु डाल देगा। श्री सेलम डैम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये कृष्णा नदी पे ही है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व कौन करता है? देखिए, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 4 स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। इसके लिए कानून संसद बनाती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956 का एक्ट बना हुआ है। किस आर्टिकल ने शक्ति दी है? आर्टिकल 262 से। आर्टिकल 262 से ये कानून बना है। ये सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। संसद ने 2 तरीके के कानून बनाए हैं। एक कानून तो है नदी बोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के तहत काम तब होता है जब 2 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है, और 2 से अधिक राज्यों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब उसका डिस्प्यूट अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत रिजॉल्व किया जाता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, 2+ राज्यों के लिए। तो इन दोनों में फ़र्क समझ में आया? तो यहाँ पे कोडिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्वेश्चन में आपसे कृष्णा रिवर डिस्प्यूट के बारे में पूछा जाए और एक स्टेटमेंट में नदी बोर्ड अधिनियम उन्होंने लिख दिया, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट 2+ राज्यों के लिए है, तो इस एक्ट के तहत काम होगा। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना। आर्टिकल 262 से इस अधिनियम को बनाया। इस अधिनियम के माध्यम से कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। इस तरह के ट्रिब्यूनल्स को समय समय पर बनाया जाता है। जैसे पहला 1969 में बना था, उसके बाद 2004 में बना। और ये ट्रिब्यूनल्स करते क्या हैं? अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं सरकार को। सरकार सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर से गठन हो जाता है, फिर रिपोर्ट भेज देती है, फिर गठन हो जाता है, फिर रिपोर्ट भेज देती है। यही सब चलता रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होता है वो अंतिम तो होता नहीं है, ये चैलेंजेबल होता है। चैलेंज कहाँ पे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो जो भी डिसीजन इस ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। तो यही सब कहानी चलती रहती है। फिर उसी के चलते करंट में बना रहता है, और उसी के चलते हम लोगों को बार बार पढ़ाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और यहाँ पे हाँ, कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लीजिए। कृष्णा रिवर उद्गम स्थल, सोर्स पॉइंट आप लोग जानते हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से सतारा के पास से निकलती है। सतारा पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति में। सहायक नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, मूसी, दूधगंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब काम आते हैं। यहाँ पे अभी मैं गोदावरी नदी लिख दूंगा तो गोदावरी नदी की ये सहायक नदियाँ लगने लगेंगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, लोक अदालत भी आजकल जोरों शोरों पे हैं। इन लोक अदालतों का मेन पर्पज़ क्या है? समझौता कराना 2 पार्टी में, मीडिएशन के माध्यम से न्याय दिलाना। इसलिए इसको वैकल्पिक विवाद समाधान बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल। लोक अदालतों की वकालत गांधी जी खूब किया करते थे, और हमारे भारत की संस्कृति ने तो इसको हमेशा प्रमोट किया है। आज भी समझौतों से विवाद को निपटाया जाता है। रिसेंटली अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की। इस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम साहब ने मीडिएशन पे जोर दिया था। यहाँ पे प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको टेस्ट नंबर 1 में पूछा था दृष्टि टेस्ट सीरीज में। पहली लोक अदालत शिविर कहाँ पे लगा था? गुजरात में लगा था 1982 में। 1982 इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम गुजरात याद रखें। अगर कोडिंग में ही क्वेश्चन आ गया तो ये सब भी ध्यान रखना कि लोक अदालत लीगल बॉडी है। लीगल बॉडी का मतलब है कि किसी एक्ट के द्वारा वो बनी होगी, संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ते हैं आप लोग अदालत को। और वो एक्ट कौन सा है जिसके तहत ये बॉडी बनी है? वो है कानूनी सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 का। और इसी एक्ट के तहत ये भी बॉडी बनी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे नालसा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए, रूफटॉप सोलर योजना, सोलर पैनल, लक्ष्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 तक 40 गीगावाट क्षमता हासिल करना है। और ये क्या है? ये RE है, रिन्यूएबल एनर्जी है। नवीकरणीय ऊर्जाओं में बहुत सारी ऊर्जा आती है, जिसमें से एक सोलर है, ठीक है। अगर टोटल लक्ष्य पूछा जाए नवीकरणीय ऊर्जाओं का तो 175 गीगावाट याद रखें। इसको पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, जिसमें से 40 गीगावाट सोलर से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
न्यूज़ में किस लिए था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सोलर सिस्टम के लिए अब जीएसटी भी लगेगा और ये 5% पहले था, अब इसको बढ़ा के 12% किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया अब, क्योंकि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी है, दुनिया भर के मंचों पे इसकी वकालत की जा रही है, तो इस चीज़ को तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे चैलेंज लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, सोलर पैनल पे जीएसटी अमाउंट 5% से 12% हो गया। हो सकता है यही पूछ ले। इसी पॉइंट के चलते हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी से संबंधित है कुछ स्कीम्स हैं, सोलर पार्क योजना, अटल ज्योति योजना, इसको अजय भी बोलते हैं। इसको टेस्ट में पूछा गया दृष्टि के, अभी 2022 में टेस्ट सीरीज में। किससे संबंधित है? ये सोलर स्ट्रीट लाइटिंग से है। रोड के किनारे जो पोल्स लगे होते हैं, उन पोल्स पे अब सोलर लाइट लगाई जाएगी, और ये तो काफ़ी हद तक हो भी चुका है। सौर ऊर्जा से संबंधित हम लोग ISA तो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस याद आ रहा। बाकी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, राष्ट्रीय सौर मिशन, सूर्य मित्र, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। चलिए, यहाँ पे विधायकों का निलंबन, MLA। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 12 विधायकों को सस्पेंड किया गया। अब इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है, ये हमारे काम की चीज़ है। यहाँ पे 2 आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है, आर्टिकल 212 और आर्टिकल 190। आर्टिकल 190 में विधानसभा को पावर है कि अगर कोई MLA 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं रहता है सदन में, तो उसकी सीट को खाली किया जा सकता है। आर्टिकल 190 इंपॉर्टेंट है, 60 दिन की लिमिट इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 212 में MLA को सस्पेंड करने का पावर है। और इस पावर की खास बात तो है कि इस पावर को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो याद रहेगा 212 और 190। ये जो 12 विधायक है ना, ये अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे आर्टिकल 14 का चोला ओढ़ के, इसलिए न्यूज़ में रहा है। चलिए, GST क्षतिपूर्ति विस्तार, इसका क्या मतलब है? आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते अभी पिछले 1-2 साल में स्टेट्स को, राज्यों को कुछ खास इनकम नहीं हो पाई है। तो इसके चलते जो राज्यों को हानि हुई है, इस हानि को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट GST से क्षतिपूर्ति करती थी, और इस क्षतिपूर्ति को जून 2022 में ख़त्म किया जाना है। मतलब टाइम नज़दीक आ रहा, ख़त्म हो जाएगा तो राज्यों को पैसा नहीं मिलेगा, तो राज्य डिमांड कर रहे हैं कि भैया इसको एक्सटेंड कीजिए, डिमांड फॉर एक्सटेंशन। इसलिए GST न्यूज़ में था। हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से GST एक नए टैक्स को लाया गया था। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखें, हो जाएगा। चलिए, भारत इजराइल संबंध, यहाँ पर क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इस पार्टनरशिप के हम भी पार्टनर थे। 2019 में RCEP से भारत बाहर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्री ट्रेड करने के लिए। तो हम लोगों ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन देशों के बीच में हुआ है, तो भारत इजराइल लगा देना। बाकी स्टैटिक पॉइंट है इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं, ये भारत का हमेशा से दोस्त रहा है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में गोला बारूद भी सप्लाई किए थे इसराइल ने। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसको भी इन्होंने प्रमोट किया था, समर्थन किया था, लेकिन यूक्रेन ने पुरजोर विरोध किया था। और इजराइल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो हमारे लिए है वो है डिफेंस फील्ड में, क्योंकि हमारी सेनाएं इजराइल मेड वेपन्स का यूज करती हैं, जैसे फाल्कन अवाक्स हुआ, हारूप ड्रोन हुआ, बराक एंटी मिसाइल हुआ, स्पाइडर एंटी मिसाइल हुआ, ये सब इजराइल की मिसाल है। बराक तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, और फाल्कन भी पूछा है। ये फाल्कन रेडार सिस्टम है। तो ये 2 चीज़ें याद रखें, फाल्कन और बराक। और इजराइल अपने आप में बेहतरीन टेक कंट्री है, और कृषि तकनीक एग्रोटेक में तो महारत हासिल है। यहाँ पे क्या है, 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये किसने बोल दिया? ये इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग रिपोर्ट के अनुसार है। खैर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, तो ये अच्छी बात है। 2021 में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो $2.7 ट्रिलियन है। 2030 तक $8.4 ट्रिलियन अनुमान किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी लगभग 3.5 गुना बढ़ जाएगी। चलिए, यहाँ पे क्या है, रोड मैप 2030, सिंपल यही पूछेगा, रोड मैप 2030 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर सहयोग हेतु है, भारत और UK के बीच का ये रोड मैप है। जलवायु परिवर्तन याद रखें। मीठी क्रांति, शहद, इस क्वेश्चन को हम लोग टेस्ट में किए हैं। अभी हाल ही में WTO ने चीन को विकासशील देश की सूची में डाला है। इसी पे बड़ा विवाद चला है, क्योंकि WTO के पास कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की। चलिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हुई हैं, इसी वीडियो में जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे डिटेल से। अभी इतना ही सीख लीजिए कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जो है वो WEF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है।
और WEF बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाता है, एक ना एक रिपोर्ट पूछता ही रहता है एग्ज़ाम, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, नीचे लिखा हुआ है। अभी हाल ही में दलाई लामा सब न्यूज़ में थे। दलाई लामा एक्चुअली एक पद का नाम है, पोस्ट का नाम है। दलाई लामा होने का दर्जा दिया जाता है। अभी तक 14 दलाई लामा हुए हैं। जो अंतिम दलाई लामा हम लोग पढ़ते हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यात्से। कौन सा बच्चा दलाई लामा बनेगा, इसकी अच्छी खासी खोज की जाती है, बहुत टफ टास्क होती है। ढूंढने के बाद वो बच्चा फिर दलाई लामा बनता है। ठीक है, बाकी ये स्टैटिक पोर्शन है। 1959 में दलाई लामा भारत भाग आए थे, ये हम सभी लोग जानते हैं। आइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। वर्ल्ड जोखिम रिपोर्ट, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तो बहुत फेमस है WEF की। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लगता ही नहीं है कि ये WEF की है। हम लोग ऐसा लगता है कि ये UNFCCC की होगी या फिर UNEP की होगी या फिर जो पर्यावरण से संबंधित संस्था है उसकी रिपोर्ट होगी, लेकिन ध्यान रखना है WEF की रिपोर्ट है। कुछ देर के लिए इस E को एनवायरनमेंट समझ लिया कीजिए, तो कम से कम एक रिपोर्ट तो याद आ जाएगी। आइए, NPT, इसको भी हम लोग टेस्ट में पढ़े हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु हथियारों को प्रमोट नहीं करना है, उनका स्प्रेड नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है, आप प्रसार करना है। लेकिन कोई करता है? कोई करता नहीं है, सब अपना अपना बना रहे हैं। 1970 से लागू है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। NPT के जो सदस्य देश नहीं है, इंडिया कभी सिग्नेटरी नहीं हुआ NPT का, पाकिस्तान भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है। इन तीनों को तो हम लोग पहले भी सीख चुके थे। और इसको भी याद रखें, उत्तर कोरिया, ये कंट्री तो अपने आप में जुदा कंट्री है, इसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। परमाणु मिसाइल को तुरंत बना के टेस्ट करके भी दुनिया को दिखा देता है और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि सारे देश जानते हैं ये पागल आदमी है, कोई परमाणु मिसाइल न्यूक छोड़ ही दे तो क्या करेंगे। इस लेख के बारे में पढ़े हैं जब हम लोगों ने मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से देखा था इसको। खैर अभी तो आप लोगों के पास समय नहीं है, कभी समय मिलेगा तो देखना उस सीरीज को, बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने अभी हाल ही में इसी लेक पर, पैगोंग लेक पर पुल बनाया है। यह लेक है कहाँ पे? लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पे है। आइए नेक्स्ट कीजिए। सूडान में संकट, अभी हाल ही में तख्तापलट हुआ है, इनका तख्तापलट किया गया और सेना का शासन स्थापित हो गया। पूछा जा सकता है कि अब्दुल्ला हमदोक किस देश के PM थे जिसका हाल ही में अभी तख्तापलट हुआ है, तो आप याद रखें सूडान। या फिर सूडान में तख्तापलट लिख के इनका नाम ही पूछ ले, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्लेप्टोक्रेसी एक शब्द है जिसे चोर तंत्र बोला जाता है। PM साहब ने सेना के शासन को क्लेप्टोक्रेसी कहा है। ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने किसके लिए कहा है, इस शब्द का मतलब हम लोग को आना चाहिए। चलें आगे देखिए, UNSC नए 5 अस्थायी सदस्य, इसको तो हम लोग टेस्ट में किए अभी, टेस्ट नंबर 6 में। अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन, घाना और UAE, ये भी नए हाल ही में 5 अस्थायी सदस्य बने। UNSC के बारे में हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं हम लोग जानते हैं, USA, चाइना, रसिया, UK और फ्रांस। यूरोप की कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज़ और ये एशियन कंट्री। चलिए तापी पाइपलाइन के बारे में देख लीजिए। तापी यानी T से मतलब तुर्कमेनिस्तान, A से मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये तापी पाइपलाइन की रूट कंट्री हैं जहाँ से पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। तो तापी में API से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ लेते हैं। यहाँ पर T का मतलब वो तुर्कमेनिस्तान ना लिख के तजिकिस्तान लिख देता है, तो यहीं पे गलती होती है, तो ध्यान रखना, तजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है। हिंदी पीठ की स्थापना कहाँ की गई है? अश्खावत में, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। चलिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। करंट न्यूज किस लिए? उर्जित पटेल साहब RBI के पूर्व गवर्नर थे, इनको उपाध्यक्ष चुना गया इस बैंक का। इसका कभी कभी हेडक्वार्टर पूछता है, बीजिंग में है। ठीक है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जो इस बैंक का वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है। ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए क्या है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, इसको भी हम लोग कल टेस्ट में किए हैं। किन 2 देशों के बीच का है? इंडिया और USA, ये याद रखना। सिक्योरिटी डायलॉग है तो आतंक विरोधी पहल, आतंक विरोधी इनिशिएटिव्स, यही सब बातें होंगी यहाँ पे। ये तो रिसेंट डायलॉग हम लोगों ने देखा। USA के साथ साथ और कौन कौन से समझौते हैं? स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030, ध्यान रखना, इंडिया और USA। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर्स क्लाइमेट समिट कहाँ पे हुई है? ये USA में हुई थी, USA ने होस्ट किया था। इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है एग्जाम में। दोनों देशों के मध्य अभ्यास, यहाँ पे एक्सरसाइज देख लीजिए, इंडिया और USA के बीच में। टाइगर ट्रम्प, ये युद्ध अभ्यास पढ़ते रहते हैं हम लोग। वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, ये ध्यान रखना। आगे चलें,
देखिए इधर नाटो चर्चा में रहता है। 24 फरवरी से तो ज़्यादा ही कुछ न्यूज़ में है नाटो। रसिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर किया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949। कुल मेंबर कितने? 30 हैं। 1 फरवरी 2022 तक की स्थिति है, आपको मेंबर याद रखना है। यूक्रेन ने अभी हाल ही में डिमांड की थी नाटो से कि हमें मेंबर बना लिया जाए, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। इसरो के नए चेयरमैन किरण साहब तो अब चेयरमैन रहे नहीं हैं, एस सोमनाथ को चेयरमैन बनाया गया। इनका PSLV में बहुत बड़ा योगदान है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो होते हैं। और इसरो का जो सबसे बड़ा व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल तैयार हो रहा है, मार्क 3 GSLV M3, इन सभी के डेवलपमेंट में सोमनाथ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और इन साहब का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के लिए हमारी डिपेंडेंसी जो थी उसको ख़त्म कर दिया। अब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया जा रहा है, इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन। रसिया से जो हमारी डिपेंडेंसी थी क्रायोजेनिक इंजन को लेके, वो अब ख़त्म हो जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट है। गगन के बारे में जानते हैं, ये भारत का GPS सिस्टम होगा। गगनयान मिशन 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान मिशन पर भी काम किया जा रहा है इसरो के द्वारा। वीनस प्लैनेट पर भी मिशन भेजा जाएगा, प्लानिंग की जा रही है। हमारा स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा, जैसे आजकल ISS के बारे में सुनते हैं ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रसिया ने अभी धमकाया भी था यूरोपियन कंट्रीज़ को कि हम इसको उड़ा देंगे अभी, तो इसी तरह अब हमारा भी होगा 2030 तक। ठीक है, चलिए आगे क्या है? एक्वा मिशन, ये नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद इंसान को मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। पारंपरिक शमशान विधि का ये हरित विकल्प है, ग्रीन ऑप्शन है। ग्रीन क्रीमेशन किया जाएगा। 2 गज ज़मीन, लकड़ी, उपले, इन सब का कुछ काम ही नहीं है। भट्टी में घुसा दिए जाओगे, सीधे राख बन जाओगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एक्वा मिशन है क्या, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये ग्रीन ऑप्शन है, ग्रीन क्रीमेशन है। दाह संस्कार की एक हरित प्रक्रिया है। पारंपरिक शमशान विधि में जितनी भी एनर्जी खर्च होती है बॉडी को जलाने के लिए, एक्वा मिशन में 5 गुना कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करेंगे, 35% तक कम हो जाएगा। बढ़िया है, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये 2 इंसान हैं जिन्होंने एक्वा मिशन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। एक तो हैं एंग्लिकन आर्क बिशप, ये नोबेल पीस प्राइज़ अवार्डी भी रहे हैं। और दूसरे हैं डेसमंड टूटू, रंगभेद विरोधी प्रचारक थे, इनको भी नोबेल पीस अवार्ड दिया गया था। ठीक है, दोनों का दाह संस्कार एक्वा मिशन से। चलिए, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं पहले चैप्टर में, तो इसको स्किप कर देते हैं। ये कुछ फॉरेस्ट से संबंधित कुछ स्कीम्स हैं, जैसे NAP, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2000 से लागू है। राष्ट्रीय स्तर पर डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए भी एक प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2001 से लागू है। चलिए, और क्या है? जंगलों में आग से प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्कीम चलती है, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ये सब मुख्य परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? बोरिंग अगर लग रहा है तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 साल अच्छे से बोर हो लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मज़े करना। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने दृष्टि IAS की जो मैगजीन है उसका जो कंटेंट था वो पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं वापस घटनासार के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर। ठीक है, शुरू करें। आइए देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। देखते हैं कौन खुशहाल देश है, कौन दुखी है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हमारी खुशी, आपकी खुशी इन्हीं सब आधारों पे होती है। GDP, इसको आप पैसे से ले सकते हो, पैसा रहता है खुश रहता है इंसान। सोशल सपोर्ट कैसा है? कुछ भी करने की चॉइसेस हैं, विकल्प बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम है। आपका प्रशासन, आपका शासन कम से कम करप्ट है। आपके पड़ोसी कैसे हैं? यहाँ तो पड़ोसी चाकू लिए बैठा है। वैसे बहुत सारे फैक्टर पे इंडिया मजबूत स्थिति में है। अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो 136 है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सबसे खुश देश कौन सा है? फिनलैंड है, ये हमेशा ही आते रहते हैं, फन से याद रखिए। और क्या यहाँ पे हम लोगों ने पहले स्थान पर देख लिया, भारत की स्थिति देख ली। सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान, 146 आउट ऑफ 146, सबसे पीछे है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों देशों से भी सबसे नीचे है और ब्रिक्स कंट्रीज़ में भी सबसे नीचे है। आइए सिपरी रिपोर्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह रिपोर्ट हथियार के बारे में बताती है, वेपन्स के बारे में बताती है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, कहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। अभी 3-4 साल के अंतराल में भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। सबसे बड़ा आयातक देश भारत है, पोजीशन पहली है। उसके बाद सऊदी अरेबिया के द्वारा हथियार खरीदे गए, फिर मिस्र के द्वारा खरीदे गए। यहाँ पे कम से कम 2 याद रखें। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीद तो लिए हैं,
लेकिन किससे खरीदे हैं? सबसे ज़्यादा रूस से हम लोग खरीदते हैं, फिर फ्रांस से खरीदते हैं, फिर अमेरिका से खरीदते हैं। कितना ह्यूज पार्टिसिपेशन है रसिया का डिफेंस प्रोडक्ट में, देखिए 46%। एक्सपोर्टर की स्थिति देखते हैं, सबसे ज़्यादा हथियार जो एक्सपोर्ट किए हैं वो अमेरिका ने किए हैं, फिर रूस ने किए हैं। निर्यात में हमारी स्थिति 23वीं है। इसी 23वीं स्थिति से हम लोगों को पहले स्थान पे आना है, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो सिर्फ 0.2% हमारी हिस्सेदारी है। चलिए, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में भारत को आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा मिला है, पार्टली फ्री कंट्री का दर्जा मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार। FATF बैठक इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हेडक्वार्टर पूछता रहता है, पेरिस में है। अभी हालिया बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। चलिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, UAE को ग्रे लिस्ट में डाला गया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्टेड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? गोथेनबर्ग संस्थान बनाता है, स्वीडन का एक संस्थान है। इस बार की थीम निरंकुशता की बदलती प्रकृति, थोड़ा ध्यान रखना इसको। निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी। इन्होंने इंडेक्स को 4 ग्रुप में बांटा हुआ है, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, LDI यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। हम लोग को यहाँ पे देखना है कि भारत को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है। इस इंडेक्स में भारत को चुनावी निरंकुशता की कैटेगरी में डाला गया है। इस संस्थान को हमेशा दिक्कत रहती है भारत की डेमोक्रेसी से, खुद ही रिपोर्ट बनाते हैं, खुद ही प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे? लिबरल डेमोक्रेसी यानी LDI, उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र में पहला स्थान है स्वीडन का। हमारी स्थिति 93 भी है। यहाँ पर रैंक लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार। ये 4 ऑप्शन देखेंगे आपको, ये मार के आ जाना। इन भाई साहब को भी EVM से दिक्कत है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है? इनको लगता है ना कि यहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड तरीके से होता है। इससे ज़्यादा ये बोलेंगे क्या? पूरी 1 करोड़ पॉपुलेशन है स्वीडन की, और यहाँ पे 1 करोड़ 1 जिले की पॉपुलेशन है। तो इस फैक्ट के वजह से सारे इंडेक्स सही हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए, रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक है, ये भी इन्होंने बोला है। चलिए, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर हाल ही में पूछ लिया कि ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं तो हंगरी याद रखें। चलिए, रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में कुछ देख लेते हैं। युद्ध घोषणा 24 फरवरी को हुई, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किंजल के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल है, स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है। इसको डैगर मिसाइल भी बोलते हैं, खंजर मिसाइल भी बोला जाता है। युद्ध घोषणा से पहले 21 फरवरी को रसिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग अलग गणराज्य की मान्यता दे दी थी। चेर्नोबिल के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है। इसकी ट्रेजेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कीव ये यूक्रेन की कैपिटल है। ये पहले भारतीय थे जिनका गन शॉट से निधन हो गया था वॉर में। चलिए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली एयरलाइंस है, याद रखना नाम इसका। क्वाड के बारे में देख लीजिए, यह एक संगठन है इंडो पैसिफिक बेल्ट में पीस, स्टेबिलिटी और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। 4 देशों का ये संगठन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। NDB देख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का बैंक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई में हेडक्वार्टर है। न्यूज में किस लिए था? मिस्र भी लेटेस्ट मेंबर बना है NDB का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2022, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। भारत के ही लोग दुनिया में बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, जापान के जाक्सा से लेकर USA की नासा तक। फिर भी हमारी रैंकिंग इतने पीछे। जिसकी ये रिपोर्ट होती है वही पहले स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग याद रखें, और यहाँ पे पहले स्थान पे USA है। रिलीज कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए, स्विफ्ट सिस्टम देखिए। रशियन यूक्रेन के वॉर के चलते इस शब्द को हम लोगों ने सुना है। यूरोपियन यूनियन ने रसिया को भी इस सिस्टम से बाहर कर दिया। रसिया अब किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उनमें से एक स्विफ्ट सिस्टम भी था। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फुल फॉर्म नहीं पूछने जा रहा, इसका बस पर्पज याद रखें कि ये काम क्या करता है। चलिए, इंडिया भी इसका मेंबर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता रहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी का एक संस्थान है। इसमें सबसे कम भ्रष्ट देश कौन से हैं इस बार देखेंगे। रैंक फर्स्ट फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क की है। और फिनलैंड के साथ जो 2 कंट्री बगल में बैठी हैं जिन्हें 3 फिंगर कंट्रीज़ बोलते हैं, नॉर्वे और स्वीडन, ये दूसरे स्थान पे हैं।
ग्रुप थोड़ा याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन ही डाल दे और चौथा ऑप्शन नॉर्वे या स्वीडन करके दे देगा, तो पता होना चाहिए। भारत की क्या स्थिति है? 85वां स्थान है 2021 में। 2020 में 86 पोजीशन थी, 1 पॉइंट की जंप हुई है। यहाँ पर रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए। भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से, इसी इंडेक्स की बात हो रही है। हमारी रैंकिंग कितनी है? 85वीं। और हमसे जो अच्छा है जो बुरा है वो देख ले रहे हैं यहाँ पे। हमसे जो अच्छा है वो भूटान है और चाइना है। हमसे जो भ्रष्ट है वो ये सारे देश हैं। यहाँ पे आपको नेपाल पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि CPI इंडेक्स निम्नलिखित देशों में किसका सबसे अच्छा है, तो आप किसको मारेंगे? नेपाल को मारेंगे? बिल्कुल नेपाल मार के आएंगे, और गलत हो जाएगा, क्योंकि CPI इंडेक्स में हम लोग नेपाल से बेटर हैं। यही बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तुर्की का नाम चेंज हो गया है, अब तुर्की नाम हो गया है। किस आधार को लेकर नाम चेंज किया गया? यह शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें देखा जाता है कि आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना वीक है। हम लोगों ने 7 रैंक जंप किया है। 2021 में 90th रैंक थी और 2022 में 83 रैंक है, 7 रैंक का जंप हुआ है। अभी तक सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो होता था वो जापान का होता था। इस बार ये संयुक्त रूप से पहली रैंक मिली है जापान और सिंगापुर को। ठीक है, चलिए। फ्रीडम कॉन्वॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। ट्रक चालकों द्वारा किया गया प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और कनाडा भी याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। कमिट टू क्विट कैंपेन, हम लोगों को इस शब्द को पकड़ना है। तंबाकू को क्विट करने के लिए ये कैंपेन चलाई जा रही है, कमिट टू क्विट। WHO का प्रोग्राम है। IPCC रिपोर्ट 2022, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में IPCC रिपोर्ट के अनुसार किस देश को मोस्ट सेंसिटिव देश बताया है? पाकिस्तान और भारत, आप लोग याद रखें। मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव कंट्रीज़।